Okay. So, good morning, students. So today I start your chapter 6 in history, footprint, changing patterns of industrialization under the British. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में मतलब कंट्रोल में इंडिया में जो revolution हुआ, तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारी ट्रेडिशनल, ये बातें नहीं, कौन बात कर रहा है, बात नहीं बेटा, इंडस्ट्रीज थी जो हमारी, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स जिसको हम कह सकते हैं, हथकरघा, दो बुनकर्स हमारे वीवर्स थे, क्राफ्ट्स पर्सन जो पोट्री मेकर और अदर थे। तो जो चेंजिंग आई फैक्ट्री लगने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इंडियन, हमारे कुछ इंडियंस ने अपने निजी कंपनियां खोला, जैसे जमशेदजी टाटा हैं और अदर। तो बिग आइडिया पर हम आते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हुआ और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जब जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया, उसके बाद से एक रिवॉल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई उद्योग जगत में। पहले तो हैंडमेड सब कुछ होता था, मैनुअल पावर से चल, इसलिए प्रोडक्शन भी कम था। लेकिन जब मशीनरी सिस्टम आ गया, मशीन से चलने वाली चीज़ें हो गई, तो प्रोडक्शन भी बढ़ा और मार्केट में डिमांड भी बढ़ी और एक ग्रोथ भी आया। कोलोनियलिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और री इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में उपनिवेशवाद, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए और ट्रेड से क्या बन गए वो लोग, क्या बन गए, चैप्टर पढ़ाया गया आपको, ट्रेड टू, हाँ नहीं, ट्रेड टू ट्रेडर तो थे ही, रूलर भी शासक बन गए। हमारे यहाँ थे व्यापार करने और यहाँ शासक बन गए। जो हमारी इंडस्ट्री, जिसको हमने बोला कि ट्रेडिशनल, जो हमारे बुनकर जो डिमांड थी अदर कंट्रीज में, इंडियन कैल्को क्लॉथ, इंडिगो एंड टेक्सटाइल की, ढाका मसलिन की, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन होता गया। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको कहते हैं, जब हमारी इंडस्ट्री परंपरा वो बंद होती थी। री इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इन्होंने पुनः इंडस्ट्रीज सूरत में और अदर स्टेट्स में। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री मेकर पढ़ेंगे, जमशेदजी टाटा। दिस इज द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। ही बिगन हिज इंटरप्रेन्योरियल जर्नी इन 1877 विद द एम्प्रेस मिल एट नागपुर। नागपुर में सबसे पहले एम्प्रेस मिल लगाई गई थी। ही इज वाइडली बिलीव टू बी द पॉइनियर हुज विजन, पॉइनियर का मतलब होता है पूर्वधा, एकदम चीज के क्षेत्र में पूर्वज उनको हम कहते हैं, कि जो विजन, जिनका दृष्टिकोण जो था, इंस्पायर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। टाटा इज मोस्ट नोटेबली एसोसिएटेड विद द टाटा स्टील कंपनी, टिस्को, नाउ नोन बाय द नेम टाटा स्टील लिमिटेड। आज उसको हम टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ही इज आल्सो नोन फॉर हिज मेनी ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलांथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन। अपने मानवतावादी और ऐसे बहुत से योगदान इनका रहा देश के लिए। एट अ ग्लैंस, colonialism and industrial revolution, de-industrialization in India, decline of cotton textile industries, chapter on better quality। इस पे बेटा वो पेंसिल से पॉइंट पर इंडेक्स भी करते रहिए, पेंसिल से लगे हाँ ये लाइन चल रही है, या समझते हुए थोड़ा अपना भी। तो फॉर द डिक्लाइन, हम पढ़ेंगे कि डिक्लाइन के क्या कारण थे, पतन के क्या कारण थे। चीपर एंड बेटर क्वालिटी, देखिए नंबर 1 पॉइंट है, चीपर एंड बेटर क्वालिटी मशीन मेड टेक्सटाइल। इस मशीन से जो टेक्सटाइल क्लॉथ या कपड़ा बन के आता था, सस्ता होता था और अच्छी क्वालिटी,
हैंड का बना उतने क्वालिटी में फाइन नहीं होते थे और महंगे भी होने में। अगला है ओपनिंग अप इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। भारतीय व्यापार को जो है ब्रिटिश सभी उनके गुड्स के लिए ओपन किया गया। मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन मतलब वही मशीन एंड फैक्ट्री सिस्टम इन इंडिया। भारत में मशीनी तंत्र और फैक्ट्री की कमी थी। दूसरा एडॉप्शन ऑफ कोरेसिव पॉलिसीज बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल। कोरेसिव मतलब एक तरह से जंग लगने वाली पॉलिसी नीति जिसको कहते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो हमारे ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई सही नीति नहीं दी, कोई नई नीति नहीं बनाई, इससे और ध्यान नहीं दिया गया। अगला है डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। जो हमारे रूलर्स थे पहले, इनका पैट्रोनेज मतलब सपोर्ट मिलता था लॉर्ड्स पर्सन को, जब ये अधीन हो गए ब्रिटिश के तो इनका भी ध्यान धीरे धीरे खत्म हो गया। नो अटेम्प्ट टू एब्जॉर्ब अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेडिशनल आर्टिसंस। और अगला डिक्लाइन ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। रीजन फॉर द डिक्लाइन, हमारा आयरन स्टील जो इंडस्ट्री थी इसका भी पतन हुआ। इसके कारण क्या थे? ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ रिस्ट्रिक्टेड एसेस टू फॉरेस्टेड एरिया। जब ब्रिटिश लोग फॉरेस्ट लॉ बना दिए तो फॉरेस्ट में बिना ऐसे प्रवेश करना वर्जित हो गया। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेना, माइंस करना, ये सब चीज़ें पे बैन लगा दिया गया। डिनाइंग एसेस टू यूज फॉर, इस तरह से फॉरेस्ट नहीं ले पाते थे तो वुड लकड़ियाँ जो कोयला बनती थी या माइंस रिसोर्स कच्चा माल उनको जब नहीं मिल पाता था तो इससे। अब आ जाइए पेज पे। गुड मॉर्निंग बेटा, पेज नंबर 65 जुड़ते रहिए सब 65 पर। यस, बिफोर दीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कलरिंग की गई, चिंट डिजाइन और बॉर्के डिजाइन, ये सब पहले इंडिया कितनी डिमांड थी। बिफोर द कॉलोनियल पीरियड इंडिया वाज द इंडस्ट्रियल वर्कशॉप। मतलब भारत जब कॉलोनी नहीं बना था ब्रिटिश के उपनिवेश नहीं, ब्रिटिश हमारे ऊपर कब्जा नहीं किए थे, उसके पहले एक इंडस्ट्रियल हब था, एक तरह से वर्कशॉप, कारखाना ऑफ द वर्ल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था विदेशों से में और काफ़ी मांग थी उसकी। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू का डाउनवर्ड टर्न, हाँ, फ्रॉम द 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। कब? 19th सेंचुरी से, 19वीं सदी से इसका जो धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ। इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू फाइंड रीजन फॉर दिस डिक्लाइन। और इस weaving has always been an integral part of Indian civilization since the Harappan age। अर्ली टाइम से जब मानव जो है सेटलमेंट हुआ न्यूलिथिक एज में, और उस समय से कल्टीवेशन लोग करना शुरू किए और क्रॉप को ग्रो करना, फाइबर क्रॉप, और उससे कपड़े बनाना शुरू किया। In the 18th century, weavers excelled in this craft and India was one of the largest exporter of textile। 18वीं शताब्दी तक एक तरह से उसके लास्ट तक जिसको हम कह सकते हैं, भारत एक लार्ज एक्सपोर्टर था, निर्यातक था टेक्सटाइल का इन द वर्ल्ड। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनोन फॉर देयर क्वालिटी। फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब अपनी क्वालिटी के लिए लंबे समय तक ये जाना जाता था, इसकी डिमांड थी विदेशों में। क्राफ्ट्समैनशिप, जो हमारे यहाँ के कारीगर थे कितनी अच्छे से उसमें डिजाइन करते थे, एम्ब्रॉयडरी से लेके और प्रिंटिंग और सब। देयर वर सेवरल पोर्ट सिटीज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर बहुत से पोर्ट सिटीज थे। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जो यातायात का साधन था। दैट हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। Cloth was exported to Malaya, Indonesia and the Far East। मलाया मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और ईस्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज में। फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड अरेबिया।
और वेस्टर्न से अरब सागर की तरफ से जो है ये यूरोप और अरेबिया में इसका व्यापार होता था। अकबर नहीं, जहांगीर के समय में 16 और 1611 में आपका ये जो कैप्टन कुक, समझे ना, दो विलियम कुक जो उस शिप का एक तरह से कैप्टन था, वो आया और 1616 में 16 में ये जो आए थे आपके सर थॉमस बन के वहां से दूत, और जहांगीर। ये सब बातें आपको उधर प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में सारी बातें हो चुकी हैं। ये पुनः आपको मतलब नया चैप्टर, चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो उसमें फिर मिल रहा आपको। आगे देखिए, तो पुराने चैप्टर की बातें भूलिए ना, उसको रिवाइज, इसीलिए आप रिवाइज करते रहिए हर चीज को, तब वो दिमाग में बनी रहेंगी। केवल पढ़ लिया भूल गए तो उससे फायदा नहीं मिलेगा। मर्चेंट ऑफ एन एडवांस मनी टू वीवर्स, क्या होते थे? जो व्यापारी आते थे, मर्चेंट इसलिए नाम बना मर्चेंट, आज नेवी मर्चेंट, मतलब जो ओवरसीज थ्रू ट्रेड करते, समुद्री रास्ते से आते, उनको मर्चेंट कहा जाता था। ये हमारे बुनकरों को एडवांस पैसा देके जाते थे, कल्टीवेटरों को एडवांस पैसा देके जाते थे कि रॉ मटेरियल इनको देना, और इनसे फिर वो अपना लेकर के जाके काफी प्रॉफिट पर सामान वहां बेचते थे। Cotton farmers so that cotton could be cultivated and woven into cloth for export. तो कॉटन फार्मर को भी ये लोग एडवांस देते थे, जिससे ये अपना माल बुनकर को दें और बुनकर उनको अपना सामान दें। टाउन सच है सूरत, कालीकट केरला में है, जहाँ पे वास्को डिगामा पहले आया था। वास्को डिगामा आया था और यहाँ से इतना प्रॉफिट लेके मतलब गया, जो सामान बेचा है यूरोप में, कि कई गुना प्रॉफिट कमाया। मौसलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम बीकम, मौसलीपट्टनम विशाखापट्टनम ये ईस्ट कास्ट में है, और आपका इधर सूरत और कालीकट जो है ये वेस्टर्न कास्ट में आएगा। वाइल्ड ढाका, ढाका जो बोलते हैं, भरूच एंड मदुरई डेवलप्ड एज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन सेंटर फॉर फाइन टेक्सटाइल के लिए। ढाका मसलिन, मलमल जो है, यहाँ दिखाया गया गाउन पहनी हुई है एंटोनी एंड, हाँ, मैरी एंटोनी फ्रेंच क्वीन है ये, लुइस 16 की, क्लास 9 में पढ़ोगे, समझे ना, किंग वहाँ का लुइस 16 1774 में बैठा था, उसकी जो रानी थी मैरी, हाँ, एंटोनिटी, मसलिन गाउन में दिख रहा है, ये मसलिन पहनी हुई है, कितना सॉफ्ट कपड़ा होता है ये। यस, मसलिन अभी भी है, लेकिन अब वो सब चीजें नहीं रह गई, अब सब खत्म हो गया एक तरह से, ट्रेडिशन पुरानी चीजें सब। Some of the varieties of cotton textile which were in great demand in Europe include muslin, bandhani, calico and chintz। तो ये है, इनकी डिमांड यूरोप में ज्यादा थी। अब आ जाइए, मसलिन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। मसलिन वाज अ फाइनली वुवन कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ दैट वाज मेड इन इंडिया। भारत में बनता था केवल ये। ओवन, ओवन क्या होता था? कॉटन को जो है ओवन कर दिया जाता था, भाप में पहले उसको दिखाना, ठीक ना। ओवन का मतलब समझ रहे हो ना, घरों में भी हमारे ओवन होती है मशीन। पर्टिकुलरली इन बंगाल मसलिन, चूंकि बंगाल, बांग्लादेश तो पहले बंगाल का ही तो पार्ट था, तो ईस्ट बंगाल है वही बांग्लादेश है। पाकिस्तान में पहले जाके मिला, फिर 1971 में इंडिया के हेल्प से एक नया देश बना वो। यूरोप, ह्यूज प्रॉफिट फॉर यूरोपियन ट्रेडर्स, और ये जो व्यापारी होते थे यूरोप के, इसमें ज्यादा लाभ कमाते थे, यहाँ से कम पैसे में ले जाके यूरोप में।
एंड ग्रेट डिमांड स्पेशली यमंग वीमेन, महिलाओं में तो इसकी बहुत मांग थी। महिलाएं देखते हो ना पहनती, जैसे मसलिन तो अब उतना नहीं है, वेलवेट, एक समय वेलवेट चला था मुलायम सॉफ्ट वाला। अब अगला बंधानी, बंधानी मतलब बंधन, आप टाई और टैग समझते हो। वाज अ काइंड ऑफ ब्राइटली कलर्ड कॉटन क्लॉथ, इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम बंधना which means tying up। क्वेश्चन भी मैंने इसको दिया था। इट वाज एंड इन सेवन इवन टूडे प्रोड्यूस मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात। आज भी ये जो है राजस्थान और गुजरात में इसका प्रोडक्शन होता है। बंधानी क्लॉथ इज प्रोड्यूस थ्रू द स्पेशल मेथड कॉल्ड टाई एंड डाई। व्हेन द पोर्तुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया, सबसे पहले पोर्तुगीज लोग आए जब वास्को डी गामा 1498 में रास्ता खोजा उसने यूरोप से साउथ उधर पार करते हुए, तब इंडियन ओशियन से होते हुए आया था कालीकट पर। अब तो स्वेज कैनाल के थ्रू 60 हो गया रास्ता। टूक बैग विद देम कॉटन क्लॉथ अलॉन्ग विद स्पाइसेस, अपने साथ कॉटन क्लॉथ भी ले गया था और स्पाइसेस फेमस ही था यहाँ से मसाला। दिस कॉटन क्लॉथ वाज कॉल्ड कैलिको, चूंकि प्लेस के नाम पे उसका पड़ गया कालीकट, कैलको क्लॉथ हो गया। नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ कालीकट, अंडरलाइन आप करते रहिएगा अच्छे से। हाँ पहले से मैंने बोला था, कराया था इसको, तीसरी बार ये समझ लीजिए हो रहा है। एग्जाम के समय भी हमने रिवाइज किया था इसको। और केरला कोस्ट वेयर दे फर्स्ट अराइव्ड, another famous Indian cotton textile especially used in drapery was chintz। इसका ज्यादा पर्दे के लिए, मेजपोश के लिए इन सब करते हैं। ये देखिए चिंट डिजाइनिंग जो कल, तो ये सब मेजपोश और पर्दा और इसके लिए ड्राइपर बोलते हैं उसको। इट इज अ, हाँ स्मॉल कलरफुल फ्लावरी डिजाइन, इट वाज इन ग्रेट डिमांड इन इंग्लैंड एंड यूरोप फॉर इट्स फ्लोरल डिजाइन। जो इस पे फ्लोरल डिजाइन है, चित्रों की डिजाइन किया गया है पुष्पों, तो इसकी डिमांड यूरोप और इंग्लैंड में ज़्यादा थी। फाइन टेक्सटाइल एंड रिलेटिव चीपनेस, wealthy people had Indian tinge on their walls and on their table। धनी लोग अपने लगाते आज भी मेज पोस्ट पर और पर्दों पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन था डिस्कशन में आपका, व्हाट फैक्टर्स लेड टू इंडियाज prominence as the world's major textile producer and exporter in the 18th century। 18वीं शताब्दी में भारत जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर हम कह सकते हैं वर्ल्ड में था। क्या रीजन थे, क्या कारण थे? तो वही बात अभी हम पढ़ रहे थे कि डिमांड जो थी इंडियन, हमारे क्राफ्ट्समैन जो थे उनकी आर्ट हम कह सकते हैं, उनकी कला, और जो हमारे यहाँ उस समय मिलता था फाइन टेक्स्ट चीज़ें, तो ये और जगहों पे वो नहीं मिलता था अदर कंट्रीज में। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ कैसे? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड इंट्रोड्यूस न्यू मशीन लाइक स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, कॉटन गिन, पावर लूम। ये सब धीरे धीरे हुआ। पावर लूम मतलब आज भी हम देखते हैं हैंडलूम, पावर लूम हाथ से हथकरघा, और पावर लूम को मशीन से चलने वाले, उसको हम कह सकते हैं मशीन करघा या इलेक्ट्रिकल करघा, जो बुनकर बुनते हैं कपड़ा। शहजादपुर में है, टांडा, सब देखते होंगे। These inventions led to greater efficiency in the British textile industry। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्रांति आई इसके तहत। इन ऑर्डर टू हार्नेस दीज न्यू मशीन एंड फर्दर इम्प्रूव एंड मैकेनाइज प्रोडक्शन। इम्प्रूव्ड एंड मैकेनाइज मतलब कि उसमें संशोधित होकर के सही ढंग से मशीनरी सिस्टम से यस प्रोडक्शन को किया गया। A new technique of production called the factory system was introduced। और इस सिस्टम को, जो मशीनरी सिस्टम आया, इसको फैक्ट्री सिस्टम नाम दिया गया, क्योंकि कारखाना में, फैक्ट्री जहाँ पे मशीन होती हैं, लेबर काम करते हैं, वही फैक्ट्री होती है।
यहाँ पे दिया गया फर्स्ट, द क्रॉम्फोर्ड मिल लोकेटेड इन Derbyshire, England, was the first industrial scale cotton production factory. The mill was set up by Richard Arkwright 1771 में। 1771 में सबसे, हाँ, रिचर्ड आर्कराइट ने सेटअप किया था। कंफर्ट मिल बोलते हैं। Textile thus ceased to be produced on a small scale at home by part-time workers. क्या किया? टेक्सटाइल आने से, सीज्ड मतलब सीमित कर देना, प्रोड्यूस आने स्मॉल स्केल, जो लघु दो क्षेत्र उसमें पैमाने पर लोग काम करते थे अपने घरों में पार्ट टाइम मिलने पर, रेदर फुल टाइम वर्कर वेंट टू वर्क इन अ बिल्डिंग कॉल्ड द फैक्ट्री। फुल टाइम वर्कर जो पूरा समय काम करते थे वो लोग एक सीमित बिल्डिंग के अंदर जा करके, जहाँ फैक्ट्री जिसको कहते हैं, वहाँ जाके काम करते थे, और पार्ट टाइम लोग अपने घरों में काम करते थे। एंड वेंट इन अ बिल्डिंग कॉल्ड द फैक्ट्री। क्या बोला गया उसको? उस बिल्डिंग को क्या नाम दिया गया? फैक्ट्री। which was owned by a person who invested the capital to set up the factory. मालिक होता था जो पैसा लगाता था। Workers were paid wages by the factory owner. वर्कर को पैसा किसके द्वारा दिया जाता था? फैक्ट्री ओनर के द्वारा, जो मालिक होता था, जो प्रोडक्शन के बाद, एक्सपोर्ट के बाद पैसा आता था उससे। The mechanization in factories where production was carried out with the help of a large number of machines. किसके थ्रू होता था? हैंड से ना होकर के मशीन के थ्रू। led to manifold increase in production. और इससे क्या हुआ भाई? एक वीवर से, बुनकर से एक दिन में मान लीजिए वो एक क्लॉथ, दो क्लॉथ, एक कपड़ा, दो कपड़ा तैयार किया, और मशीन क्या है उसके कंपैरिजन में 100, मोर देन 100, 200, जैसे जैसे इंप्रूव होता गया, आज लाखों प्रोडक्शन एक दिन में होते हैं। तो बढ़ गया डिमांड, जैसे जैसे बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ी, और चीप, सस्ता भी था ये, क्योंकि कॉस्ट कम आती थी बनाने में। यहाँ पे है स्पिनिंग जेनी, स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग जेने से स्पीड बढ़ गया उसका, स्पिनिंग प्रोसेस का, कताई का। रिड्यूस द नीड ऑफ लेबर, जिससे लेबर की, बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील अ वर्कर कुड सेट इन मोशन ए नंबर ऑफ स्पिंडल। और इससे जो होता था अधिक, एक बार में कई स्पिंडल तक, वो जो होता है, जो लोग देखिए पहले चरखा काटते थे तो एक जब तकला पूरा हो जाता उसको भुंडी बनाते थे, तो वही स्पिंडल के रूप में। द स्पिनिंग फ्रेम वाज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट। इन्होंने ही इसको बनाया था, जिन्होंने सबसे पहले मिल शुरू किया 1768 में। क्लॉथ कुड नाउ बी वोवन चीपली एंड इन अ ह्यूज क्वांटिटीज। एक पैराग्राफ और पढ़ाएंगे, 25 मिनट का वीडियो आपका बन जाएगा आज का। फिर नेक्स्ट पार्ट कल आपको पढ़ाएंगे, आप उसी टाइम पे जुड़ते रहिएगा आगे। हाँ, कोलोनियलिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ बोला गया है, पढ़ने के लिए टाइम अपना निकाल करेंगे। द कोलोनियल पॉलिसीज प्लंग्ड इंडिया इनटू फेज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 18 एंड 19 सेंचुरीज। अब क्या हुआ? एक तरह तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कहाँ पे? ब्रिटिश में। फिर उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ा। जब वो व्यापारी इंडिया में आए तो यहाँ पर उन्होंने परमिशन ग्रांट कराई कि हम फैक्ट्री करेंगे। तो अब री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारे जो उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हुए इनके फैक्ट्री लगने से। उसी को हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पुनः जब फैक्ट्री शुरू हो गया तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। फिर हमारे यहाँ के लोगों ने शुरू किया फैक्ट्री लगाना। मिलियंस ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व इन वीविंग, जैसे इसमें दिया गया है कि हमारे यहाँ तो हजारों लाखों लोग जो है वीविंग में, अपने पुश्तैनी धंधा बन गया था भाई लोगों का।
बुनकर के यहाँ पैदा होता बुनकर कहलाता था, लोहार के यहाँ, पोट्री मेकर के यहाँ पैदा होता था तो वहाँ कहलाता था। ये सब चीज़ें हैं। फॉर द वीवर्स इट वाज स्किल दैट गॉड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू, पैतृक इनको ये गुण मिलता था। देयर वेयर कम्युनिटीज ऑफ वीवर्स इन बंगाल, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। दे वेयर नोन एज तांती इन बंगाल, जुलाहा और मोमिन इन नॉर्थ इंडिया। आज भी हम लोग जुलाहा कहते हैं, बुनकर कहते हैं उन्हें। सेल एंड कैकोलर एंड दिवांग इन साउथ इंडिया रेस्पेक्टिवली। तो ये चीजें हैं। ओके, आप आज की क्लास समाप्त करते हैं, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है।